हम आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और आज हमारा पहला टॉपिक है ये वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमने कल टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया था। याद है किसी को क्या डिस्कस किया था? कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट डिस्कस किया था? कंडक्टिविटी की थी, मोलर कंडक्टिविटी नहीं की थी। क्या किया था? देखो कंडक्टिविटी होती है गापा, ठीक है। अब होता क्या है, जब मैं कंसंट्रेशन कम करता हूं तो क्या होगा उससे, मतलब कि जब मैं डिल्यूशन करूंगा क्या होगा, कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? एनीवन? डिल्यूशन करने पे क्या होगा? हाँ, अब ये क्वेश्चन गलत मत कर देना, ध्यान रखना। मैंने वहां पे कंडक्टेंस करवा दिया था आपको, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी थोड़ी सी टर्म अलग हो जाती है। कंडक्टिविटी में बच्चे कुछ चीजें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस होती है सिर्फ तब, यहां ये देखो, इसीलिए मैंने वहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करवाया था कल, ध्यान से समझना। ये देखो यहां पे क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो इसके अंदर कुछ आयन है ना, और काफी सारा हमारा इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ही पड़ा अनडिसोसिएटेड। अगर मैं डिल्यूशन करूंगा तो आयंस तो बढ़ेंगे, है ना, लेकिन आयंस पूरे वॉल्यूम में बढ़ेंगे, इस पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाएंगे। बात समझ आई? फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास बीकर है ना, मान लो इसमें 10 आयन है, इसकी हमने डिल्यूशन कर दी। डिल्यूशन करने पे आयन मान लो 20 हो गए, आयंस डबल हो गए, तो ओवरऑल कंडक्टेंस बढ़ेगी उसकी, लेकिन पर यूनिट जो ये पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेंथ ले रहा हूं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले रहा हूं, इसमें उस उतने वॉल्यूम में आयंस कम हो जाएंगे। ये बात समझ आई या और समझाऊं? बोलो, आगे समझ? सबको आगे समझ? बाकी भी बोलो जल्दी, हरी अप। ओके, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं। एक्चुअल में आयंस ज्यादा हो जाएंगे, है ना, लेकिन हमने डिल्यूशन भी तो की है, तो उससे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं। उसके कारण मोलर कंडक्टिविटी डिल्यूशन के साथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। तो इसमें लिखो, राइट डाउन, स्टार मार्क करके सिर्फ एक लाइन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस while molar conductivity increases, while molar conductivity increases upon dilution. Molar conductivity increases upon dilution. That's it. हाँ जी बच्चे, कॉल आ गया था। मैं बोल रहा था कि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कम करने से, यानी कि डिल्यूशन करने से क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, अपॉन डिल्यूशन। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं, लिखो, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बाय मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अपॉन डिल्यूशन, बस यही लिखवाया, बाय मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन, दैट्स इट। और ये स्पेशली बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, ठीक है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, इसी का सब टॉपिक है बच्चे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration, variation of molar conductivity with concentration for strong and weak electrolytes, for strong and weak electrolytes। चल देखो, चले देखो।
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। डिब्री नकल कौन से इक्वेशन, ये 2016 में जेई मेंस के पेपर में आया था क्वेश्चन इसका। मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आई थी बस, डेल एम इक्वल्स टू डेल नॉट एम माइनस ए रूट सी, ये इक्वेशन आई थी। उसने बस ये पूछा था कि इसके साथ ये क्या लगा होता है, वहां पे आना था कि इट्स अ कांस्टेंट, डिविजन इक्वेशन का कांस्टेंट होता है, बस ये था। ये इक्वेशन लिखो बच्चे, फिर इसको समझते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, डेल एम है, डेल नॉट एम है, ठीक है। इसको डेल नॉट एम रीड आउट करते हैं। जो डेल नॉट एम है ये क्या है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं है, ये होती है मोलर मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी बच्चे कब होएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जब हम डाइल्यूशन पे डाइल्यूशन करे जाएं आयंस टूटी जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा, देन वी हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और ये क्या है फिर, कोई बता सकता है ये क्या है, एनीवन? है कोई एनीवन? एनीवन? इज देयर एनीवन? बोलो। हाँ, एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। इट मीन्स इट कैन नेवर बी कांस्टेंट, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन सी। सी चेंज होगा वो चेंज होगा, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, राइट। ये लिख लो, साहब ने कर लिया होगा साथ साथ, बहुत तेज हो। ग्राफ देखो, कंपेयर करो इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। यहां लिख दो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, है ना। तो यहां पे y आ गया बच्चे हमारा, ये रहा y, ये रहा हमारा सी इंटरसेप्ट, ठीक है, डेल नॉट एम माइनस ए रूट सी, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। और यहां पे कांस्टेंट क्या है, ए, तो स्लोप आएगी ये कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। तो ग्राफ बनेगा रूट सी के साथ। कैसे, स्लोप नेगेटिव तो नेगेटिव का ग्राफ ऐसे बनता है ना। और ये आ जाएगा बच्चे इंटरसेप्ट, क्या है इंटरसेप्ट, डेल नॉट एम। और हमारी अगर स्लोप ऐसे लिख रहे हो, ध्यान रखना इसका, अगर स्लोप ऐसे लिख रहे हो तो ए लिखोगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो जैसे बुक में लिखी है, अगर वैसे लिख रहे हो तो फिर ऐसे लिखोगे, स्लोप इक्वल्स टू माइनस ए। तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। कर लो बच्चे, हरी अप, जल्दी से। कर दू ना, आओ और वेट रुको। ये इतना स्टीप नहीं होता, मैं आपको स्ट्रेट लाइन पे डालने लग गया। ये जो स्लोप होती है बहुत कम होती है, ठीक है। कर लो, इसको सीधा मत ले जाना, ठीक है, थोड़ा सा स्लांट है, राइट। चलो अब मेरी बात सुनो, इसको समझना भी तो है। ये क्या हुआ, कैसे बना, देखो यहां पे इस पॉइंट पे मेरे को आप लोग बताओगे इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, बस सिर्फ इतना बता दो, कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है इस पॉइंट पे, बोलो। मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग,
यस और नो, है ना। अब बच्चे जैसे जैसे मैं डिल्यूशन करूंगा मेरा ग्राफ किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, देख रहे हो। जैसे जैसे मैं डिल्यूशन कर रहा हूं मेरा ग्राफ इस तरफ जा रहा है ना। डिल्यूशन करूंगा मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, तो देखो कंसंट्रेशन कम होने के साथ क्या हो रहा है, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है ना। मतलब ये मेरी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ रही, है ना। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये वैलिड होती है सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। डीबे-हेकल इक्वेशन इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, ये लाइन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सीधी मारी है ना, तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है ये, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि थोड़ी सी स्टीप क्यों है स्लोप, थोड़े से एंगल पे क्यों है ना। उसका रीजन ये है बच्चे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें आयंस और नहीं बनते। मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया HCl का, ठीक है। यहां पे मैं HCl लिख देता हूं, मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया HCl का, जितने आयन बनने थे बन गए, मैक्सिमम बनेंगे इसके, सारा टूट जाएगा ये, है ना। अब जब मैं डिल्यूशन करूंगा तो आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे, बस यही होता है, ठीक है। तो उसके कारण इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी, मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, दैट्स इट। अब हम करेंगे, अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्सट्रापोलेशन के साथ अगर मेरे को 2 पॉइंट मिल जाए, है ना, मान लो मैं इधर कोई किसी का बना रहा हूं, मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, ये और ये, मतलब कि इस कंसंट्रेशन पे 1 पॉइंट इस कंसंट्रेशन पे, तो आप मेरे को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे बता सकते हो। आप कहोगे सर इसकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी इतनी होगी, इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन, है ना। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे निकाल सकता हूं एक्सट्रापोलेशन के साथ, है ना, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। लेकिन वीक की नहीं निकाल सकते, वो हम अभी पढ़ेंगे, राइट। ये आगे बच्चे टॉपिक समझ, जिसको नहीं आया समझ पूछ लो। यहां पे ओके, यहां पे बच्चे जो A है, डीबे-हेकल इक्वेशन में जो A है वो डीबे-हेकल का कांस्टेंट होता है जो कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, होगी वीडियो ठीक। ओके, ये ग्राफ जो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ कैसे बनता है। और वीक के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन भी नहीं है, ठीक है, इक्वेशन बन ही नहीं सकती। ग्राफ इसके साथ ही है, डेल एम वर्सेस सी का रूट ऑफ सी, लेकिन इसमें ये लाइन कभी भी उसको टच नहीं करेगी। इनफाइनाइट डिल्यूशन हम ग्राफ के साथ नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो आगे की आगे बढ़ता रहता है, आयंस बढ़ते रहते हैं। अब वो क्या रहा है इसमें देखो, वीक के केस में क्या होता है, जब कंसंट्रेशन थोड़ी सी होती है ना, मान लो 0.1 मोलर या 1 मोलर, तब आयंस बहुत कम होते हैं। और जैसे मैं डिल्यूशन शुरू करता हूं आयंस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, आयंस बढ़ रहे हैं और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप कितनी डिल्यूशन कर लोगे, ठीक है, एट मैक्सिमम कितनी कर लोगे, यहां तक पहुंच जाओगे, ये आगे की आगे ग्राफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कर्व। इसी के साथ आप स्ट्रॉन्ग का भी शो कर सकते हो, ऐसे यहीं पे बुक में ऐसे दिया हुआ है, दोनों ग्राफ एक में बने हुए हैं, वो आपकी मर्जी है। चलो कर लो ग्राफ जल्दी। चलिए बच्चे आगे, यस। मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टॉपिक।
अब बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको क्वेश्चन आएगा इसका पक्का 100% श्योर, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या लेना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और करना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है यहां। तो ग्राफ के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लॉ आएगा, उसको हम बोलते हैं कोलराज लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोलराज लॉ। राइट डाउन, देखो कोलराज लॉ। क्या बोले इसको, कोलराज लॉ, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट। इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा, समझाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल आएगा इसका, ठीक है। देखो इधर देखो, अब यहां पे लिखा मैंने H पॉजिटिव, है ना। मेरे को बता सकता कोई बच्चा ये H पॉजिटिव कहां से आया, HCl से आया, एसिटिक एसिड से आया, किससे आया, एनीवन, HCl से आया, एसिटिक एसिड से आया, HNO3 से आया, H2SO4 से आया, किससे आया, बोलो। सबसे आ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ चाहे ये आए HNO3 से यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से, चाहे ये आए एसिटेट आयन से, ऐसे इसकी जो H पॉजिटिव की जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी होती है ना। मोलर कंडक्टिविटी आयंस के कारण होती है, H पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण होती है। तो इसकी जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, वो उस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि वो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है या वीक से आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, इन पे डिपेंड नहीं करती, राइट। तो ये यहां से उसने निकाला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा दूंगा इसका। फॉर एग्जांपल आपको इसकी निकालनी है, तो इसके लिए आपको गिवन पता क्या क्या होगा, आपको ये गिवन होगा, आपको वो दे ही देगा, वो कहेगा ये है आपके पास, ठीक है। अब आपको यहां से क्या मिल गया, ये मिल गया, ये सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको क्या चाहिए, HCl H चाहिए, तो उसके लिए वो HCl भी देगा, खुद देगा सब कुछ, यहां से आपको ये भी मिल जाएगा। फिर वो आपको NaCl भी देगा, बोल दिया करो, मैं देखो क्या करी जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो वो आपको NaCl भी देगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको प्लस माइनस करोगे, बस ये काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लिखना आना चाहिए, कैसे लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू, इसमें ये ऐड कर दो और ये माइनस कर दो, इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे चल सकते हैं। आगे बच्चे समझ, ओके बच्चे, टाइम भी होने वाला है पहले लेक्चर का। हाँ जी, अब हम आगे करते हैं। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और इसके बाद जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है हमारा नॉन स्टिक क्वेश्चन, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले सेल बनाते कैसे हैं और उसका क्वेश्चन कैसे करना, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34, ठीक है, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये बच्चे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, ठीक है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी डिटेल में हम अभी नहीं कर पाएंगे, करेंगे डिटेल में, अभी नहीं, राइट। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका। हमें पोटेंशियल दे दिया,
जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमेशा रिड्यूस होता है, ठीक है। कॉपर यहाँ पे रिडक्शन होगी, इधर कॉपर विल गेट रिड्यूस्ड और ये होगा ऑक्सीडाइज, राइट। तो ये इसको नहीं देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन है, ये भी तो रिडक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा, ठीक है। तो ये सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, बस ये याद रखना, ठीक है। जब हम इसका सेल बनाएंगे, मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ, आपको जरूरत नहीं है बनाने की, सिर्फ देख लो। इसका जब मैं सेल बनाता हूँ बच्चे, ये सॉल्ट ब्रिज, के पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव भी ले सकते हो। ये जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, और जब यहाँ पे नॉट लगी हो, यहाँ पे नॉट लगी हो, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि कंसंट्रेशन है इसकी 1 मोलर। और जो हमने नर्स इक्वेशन करनी है वो होती है जब 1 मोलर से अलग कंसंट्रेशन हो, ठीक है। और इधर सॉरी CuSO4 कंसंट्रेशन 1 मोलर, और ये क्या है, कॉपर लेग, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इधर आएंगे, इधर से कॉपर आयन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे भारी होती जाएगी और ये खत्म होती जाएगी, कुछ ऐसा, ठीक है। ये होता है सेल। और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। मैं एक लाइन में समझा दूंगा, आपको ध्यान से सुनना। होता क्या है, मान लो अभी सेल बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, ZnSO4 था यहाँ पे, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव इक्वल होंगे, यानी कि ये सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल। अब होता क्या है, यहाँ पे आते हैं Zn2 पॉजिटिव आयंस, तो सॉल्यूशन हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकेगा, और हम नहीं चाहते ये ऐसा हो। अगर फ्लो रुका तो सेल रुक जाएगा। तो इसको पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहां से आएगा NO3, कुछ ऐसे। सिमिलरली इधर यहां पे कॉपर आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, सॉल्यूशन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसको बच्चा न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, यहां से K पॉजिटिव नीचे उतर आता है, ये होगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है, सर्किट कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अब देखो आगे, ये मैंने जस्ट ऐसे ही बताया, इसको भी मैं कराऊंगा डिटेल में आपको। अब सेल की रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने रब कर दिया, लेकिन आपको थोड़ी बहुत अभी इमेज याद होगी जो मैंने बनाया था, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, इधर रिडक्शन हो रही थी, तो ऑक्सीडेशन की इक्वेशन आ जाएगी ये। आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये कॉपर होएगा रिड्यूस, कुछ ऐसे, ठीक है। और यहां पे Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव। आपको ना बच्चे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, यहाँ पे तो बैलेंस है, अगर ना बैलेंस हो तो करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस, ये होगी सेल की इक्वेशन। अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना वो भी देख लो। जिंक इलेक्ट्रोड, इसका मतलब होता है जिंक की इलेक्ट्रोड है जो कि ऑक्सीडाइज हुई, ठीक है। और यहां पे आएगी उसकी कंसंट्रेशन, हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ली 1 मोलर, तो यहां मैंने लिख दिया 1 मोलर। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के बाद आएगा बच्चे कॉपर। इस बीकर में क्या था, कॉपर, और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो पहले जो आयन है उसको लिखोगे और बाद में लिखोगे कॉपर। ये अगर नहीं समझ आया पूछ लो सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी, हरिया बोलो आगे समझ। जी साक्षी, श्रुति एंड जॉर्ज, जस्टिन आया समझ, बोलो। ओके ओके, वेरी गुड। अब हमने सेल का पोटेंशियल कैसे निकालना है, हायर माइनस लोअर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ई के थर्ड माइनस ई लो,
0.34 minus 0.7476 एंड दिस इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। बहुत से क्वेश्चन है इसके, हम डिटेल में करेंगे, अभी आप लोग ये करेंगे। अरे देखो बच्चे, ये था 1 मोलर कंसंट्रेशन, है ना। अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन ना हो तो क्या होता है, तो आती है नंस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको 15 मिनट में समझा दूंगा, सारी इसकी जितनी टाइप्स हैं। ठीक है, फोकस करना, 1-2 बार सुन सकते हो। ठीक है, इसको और इसके न्यूमेरिकल में समझाऊंगा कैसे आते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। देखो अभी हमने जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दैट वाज -0.76, है ना। यहां पे मैंने नॉट लगाया था और इस वक्त यहां पे नॉट आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, इक्वल्स टू, और यहां पे नॉट है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो तब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, ये होता है रिडक्शन, ये इक्वल नहीं लिखा मैंने, आगे करूंगा इसको। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये है 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, ये है एट एनी अदर कंसंट्रेशन। ठीक है, माइनस 2.303, मैं एक बार पूरा कर देता हूं, RT अपॉन NF लॉग ऑफ 1 अपॉन मेटल, यानी कि यहां पे जिंक है। अब ये कैसे आया मैं आपको ये भी बताता हूं। हमने क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो तो रिडक्शन की इक्वेशन लिख दो, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Zn। तो करना क्या है, लॉग के बाद क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1, और ये रिएक्टेंट है हमारा, ये सॉल्यूशन में होगा, इसकी कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी यहां। ठीक है, दैट्स इट। अब बच्चे इसकी वैल्यू सीधा याद करते हैं, इसको क्या होती है, हमें इसकी वैल्यू पता, नहीं लिखेंगे, माइनस, ये बच्चे सॉल्व करके आ जाएगा 0.0591 अपॉन n। ठीक है, लॉग ऑफ, यहां पे F फैराडे होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 96500, आपने 10th में भी किया था ये, लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn 2%। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर। यहां पे समझाता हूं क्वेश्चन के, वो कहता है 0.1 मोलर सॉल्यूशन में ZnSO4 को डिप किया गया, तब उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो यहां पे पुट करो 0.1, तो E क्या आ जाएगा, E Zn 2 पॉजिटिव टू Zn इक्वल्स टू, यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो आप, -0.76 माइनस 0.0591 अपॉन n, n की वैल्यू बचे 2, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव कितना 0.1, और 0.1 कितना होता है 1/10, तो ये ऊपर चला जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा, ये टर्म बच जाएगी, तो इसमें ये टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलो ये ऐसे करते हैं, कर लो बच्चे नोट।
चले बच्चे आगे। हाँ जी, आगे समझ। ओके, वेरी गुड बच्चे। ये सिंगल इलेक्ट्रोड का था। अब मैं आपको बताता हूँ सेल कैसे करना है। सेल आपको मैं सेल देता हूँ, उसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो एक सेल है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव 0.1 मोल का कंसंट्रेशन, सॉल्ट रिच कॉपर 2 पॉजिटिव 0.001 कॉपर सॉल्ट, ठीक है। तो सीधी सेल ईएमएफ कैसे निकालना है। ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, देखो पहले हमने ई नॉट सेल लिखा था, अब ई नॉट भी ई सेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मेरे को ये बताओ प्रोडक्ट में आयन कौन सा आएगा। हमने इसकी सेल इक्वेशन लिखी थी अभी, मैंने आपको अभी लिखवाई थी इसकी सेल इक्वेशन जब हमने समझना शुरू किया था। तो प्रोडक्ट में आयन कौन सा आएगा, ये आएगा या ये आएगा। Zn आएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज होकर उधर जाएगा। प्रोडक्ट में आयन आएगा Zn, तो Zn आएगा ऊपर और कॉपर आएगा नीचे, ठीक है। फिर आप इसकी वैल्यूज पुट कर दोगे। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, दैट वाज 1.10 माइनस 0.0591 एन की वैल्यू 2, ठीक है, लॉग ऑफ 0.1 या 10⁻⁻1 लिख देता हूँ, 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻1 2 3 4 10⁻⁻4, ठीक है। और इसको हम ऊपर लेके क्या आ गया 1.10 माइनस 2 से डिवाइड करते 0.0295 लॉग ऑफ 10⁻⁻1 ऊपर आ गया 10⁻4 10⁻3 बचा, ठीक है। और ये 3 आगे आ जाएगा इधर, और log 10 कितना होता है 1, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और है, वो मैं अभी कराता हूँ, थोड़ा सा अलग है वो, ठीक है। उसमें थोड़ी सी गलती होती है, क्या है वो मैं आपको अभी समझा दूँ, इसको नोट कर लो। कुछ पूछना है पूछ लो। कर दो ना। अब एक क्वेश्चन है, उसमें बड़ा काफी ट्रिकी है, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो मान लो आपको ये पोटेंशियल दिए हुए हैं, हाँ जी बच्चे, आंसर किसी का नहीं पता, आंसर निकालना पड़ेगा। निकाल दूं? ये बना था, ठीक है। 3 आगे आ गया था, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किया है, हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलो ये बच्चे जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। यहाँ पे इसका पोटेंशियल होता है 0.80, ठीक है। और इसका कॉपर के साथ हम सेल बनाते हैं। आपको सिर्फ ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है और इनकी कंसंट्रेशन गिवन है। एक Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है, मान लो 10⁻³ और एक कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है 2 × 10⁻⁻1 यानी कि 0.2, ठीक है। तो इसका आपको ई सेल निकालना है ऐसे। तो क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं, उसने सेल नहीं दिया हुआ, अब आपको सेल रिप्रेजेंट खुद करना है। उसके लिए पहले इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं, फिर सेल रिप्रेजेंट करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 3 नंबर में आ सकता है। तो इसमें आपको पहले ये डिसाइड करना है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। तो सोचो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा।
which will get undergo oxidation and which will undergo reduction? Anyone? बोलो, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। जैसे पिछले केस में कॉपर ऊपर था, जिंक नीचे था, है ना। कॉपर का 0.34 बच्चे देखो ऐसे होता है ना, यहाँ पे 0 होता है हाइड्रोजन का, कॉपर यहाँ पे था 0.34, यहाँ पे था जिंक, तो इसमें क्या हुआ था, ऊपर वाला रिड्यूस हुआ था। तो अब ऊपर कौन है, हाई पोटेंशियल पे कौन है, सिल्वर, तो सिल्वर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो कॉपर क्या होने वाला, ऑक्सीडाइज, कॉपर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसको ध्यान से समझ लो। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ एक, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होएगा, देखना कहाँ यूज होता है इसका, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये ठीक है, हमारे पास सैल्यूशन आ गई, क्या है, कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag सॉलिड, है ना। यहाँ पे आप एक्वस लिख सकते हैं, यार ठीक है। अब हमने लगाई सेल की इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बड़ा कर देते हैं, यहाँ लिखता हूँ, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n यहाँ पे 2, ठीक है, लॉग ऑफ, हाँ जी। अब बताओ प्रोडक्ट में आयन कौन सा आएगा, बोलो बोलो, प्रोडक्ट में, हाँ सी ऊपर आएगा, पेन मार्क नहीं चल रहा, Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव धोखा देता है हमें, ठीक है। यहाँ देखो धोखा कैसे देगा ये, यहाँ पे 2 Ag के आगे देखो 2 लगा, 2 Ag पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन होगी ना, ठीक है, तो जो कोफिशिएंट होगा वो रेज़ टू पावर में चला जाएगा, आया समझ, ठीक है। तो इसमें पावर का फर्क पड़ जाता है, तो आंसर गलत आता है। तो इसमें सबसे पहला काम करना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये कैसे निकलेगा, सिंपल, ई के थोड़ माइनस ई नोट में ऊपर कर देता हूँ, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई के थोड़ यानी कि सिल्वर माइनस कॉपर, तो ये आ जाएगा 0.46, तो दिस इज इक्वल्स टू 0.46 माइनस 0.0295 लॉग, कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी लिखी हमने, 0.2, यानी कि 2 × 10⁻⁻1, और सिल्वर की 10⁻⁻3, और यहाँ पे गलती यही होती है, स्क्वायर नहीं होता करते बच्चे, ठीक है, तो स्क्वायर करना, स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.46 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ 10⁻³ 10⁻⁶, ऊपर आके 10⁻⁶, 10⁻⁻5 लॉग 2 × 10⁻⁻5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, 0.46 माइनस 0.0295 लॉग 2 0.34, ठीक है, इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, 0.3010 लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁻5 और -5 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो